Good evening, all of you. I'm audible to you. Good evening. I'm audible. चलिए ठीक है, वेरी गुड। चलिए ठीक है। कल देखो, सेक्शन 20 कल हमने देखा था। सेक्शन 20 का एक्सप्लेनेशन हम लोगों ने कर लिया था। ठीक, दिस वी हैव कंप्लीटेड इन आवर प्रीवियस क्लास। तो मैंने कहा था एक छोटा सा टॉपिक बचा है जुरिस्डिक्शन में। एक छोटा सा टॉपिक बचा है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। वो छोटा सा टॉपिक है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन। ठीक है, वो छोटा सा टॉपिक है एक्सक्लूसिव jurisdiction। अब देखो एक्सक्लूसिव jurisdiction होता क्या है, ये आराम से आप समझते रहिए। अब देखो, मान लो कोई प्लेंटिफ है, उसे किसी डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है। ठीक है, डिफेंडेंट के अगेंस्ट सूट फाइल करना है, तो वो डिफेंडेंट के रेजिडेंस पे, इसके वर्क पे, प्लेस ऑफ वर्क पे या प्लेस ऑफ बिजनेस पे फाइल कर सकता है, या फिर जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां फाइल कर सकता है। ये आप लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब आप मान के चलिए कि रहता कहां पर है, रहता दिल्ली है, आगरा है, ठीक है, बिजनेस करता है जयपुर में, ठीक है, और कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है एटा। क्लियर? अब ये चार जगह, अब आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 ये जो प्लेंटिफ है, ये इन चारों में से किसी भी जगह सूट फाइल कर सकता है। इन चारों में से किसी भी जगह सूट फाइल कर सकता है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। ठीक, तो अब देखो, ये प्लेंटिफ इस डिफेंडेंट के खिलाफ अगर सूट फाइल करेगा, तो वो दिल्ली भी कर सकता है, आगरा भी कर सकता है, जयपुर भी कर सकता है, एटा भी कर सकता है। तो कॉज ऑफ एक्शन क्या है? कॉज ऑफ एक्शन, सीओए क्या है? कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन अगर ये भी अभी पहचान नहीं पा रहे आप, मनीषा चौहान, इतनी सारी क्लासेस हो गई, मैंने हमेशा सीओए लिखा है कॉज ऑफ एक्शन को, आज आप पूछ रहे हो सीओए क्या है, यानी कि आपने प्रीवियस क्लास नहीं करी। इसका मतलब आपने प्रीवियस क्लास नहीं करी या तो। ठीक, तो देखो, ये सारी जगह क्या होगा, ये सारी जगह जुरिस्डिक्शन होगा। ठीक है, इन सारे जगह दिल्ली पे भी जुरिस्डिक्शन होगा, आगरा में भी जुरिस्डिक्शन होगा, जयपुर में भी जुरिस्डिक्शन होगा, एटा में भी जुरिस्डिक्शन होगा। क्लियर? अब देखो, अब एक बात बताइए, अब एक बात बताइए, ये एटा लिखा है, एटा, एटा। ठीक है, अब एक बात बताइए, मैं कहूं कि प्लेंटिफ, क्या प्लेंटिफ गोवा में सूट फाइल कर सकता है? बताइए, मैं कहूं क्या गोवा में सूट फाइल कर सकता है? क्या प्लेंटिफ गोवा में सूट फाइल कर सकता है? नहीं, वेरी गुड, नहीं कर सकता। ठीक है, मैं आपसे कहूं कि क्या क्या ये जोधपुर में सूट फाइल कर सकता है? क्या ये जोधपुर में सूट फाइल कर सकता है? बताइए। नहीं कर सकता, वेरी गुड। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इन दोनों के पास क्या नहीं होगी, जुरिस्डिक्शन नहीं होगी।
नॉट हैविंग द jurisdiction, ठीक है, नॉट हैविंग द टेरिटोरियल jurisdiction, नॉट हैविंग द टेरिटोरियल jurisdiction, क्लियर। प्लेंटिफ इस डिफेंडेंट के खिलाफ केवल और केवल कहां सूट फाइल करेगा, या तो दिल्ली में, या फिर आगरा में, या फिर जयपुर में, या फिर एटा में, ठीक है, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट के खिलाफ कहां का सूट फाइल करेगा, डिफेंडेंट के रेजिडेंस पे, डिफेंडेंट के प्लेस ऑफ वर्क पे, डिफेंडेंट के प्लेस ऑफ बिजनेस पे, या फिर जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां। क्लियर। तो साहब प्लेंटिफ के लिए सूट कहां कहां पर फाइल प्लेंटिफ कर सकता है, केवल इन 4 जगह कर सकता है, इन 4 के अलावा वो किसी भी जगह सूट फाइल नहीं कर सकता है, ठीक। अब देखो होता क्या है, बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। ए और बी, डिफेंडेंट बी है, प्लेंटिफ ए है। अब इनके बीच में या फिर चलो एग्जाम्पल अगला लेते हैं। दो लोग थे ए और बी, दो लोग थे ए और बी, ठीक है। बी ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारी कंडीशन थी कि साहब ए बी को कितने 5,000 रुपए देगा, ठीक है। बी ए को, ठीक है, क्या देगा, सर्टेन गुड्स देगा, क्लियर। सी के साहब अगर हमारे बीच में कोई डिस्प्यूट आता है तो केवल ओनली दिल्ली कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन, ओनली दिल्ली कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन। ये 3 कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स लिखे हुए हैं, ये 3 बहुत ध्यान से समझना, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट, हमने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया, हमने एक संविदा बनाई, उसमें हमने लिखा कि साहब ए बी को 5,000 रुपए देगा, जिसके बदले में बी ए को कुछ गुड्स देगा। और अगर इस कॉन्ट्रैक्ट में कोई भी डिस्प्यूट आता है या किसी को सूट फाइल करना हुआ, तो दिल्ली कोर्ट में केवल क्या होगी, जुरिस्डिक्शन होगी, हम इसके अलावा कहीं भी सूट फाइल नहीं कर सकते थे, क्लियर। अब देखो, अब मान के चलते हैं कि ये जो बी है, बी बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, बी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, तो जब बी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर देगा तो ए रेमेडी लेने के लिए बी पर सूट फाइल करेगा, ए रेमेडी लेने के लिए बी पर सूट फाइल करेगा। अब देखो हमने देखा कि साहब बी रहता कहां पर है, जयपुर में, बी वर्क कहां पर करता है, दिल्ली में, बी का बिजनेस कहां पर है, आगरा में, और कॉज ऑफ एक्शन कहां पर अराइज हुआ है, कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है सपोज करो अलीगढ़ में, क्लियर। तो देखो अगर मैं कहूं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 किस किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20, अभी मैं केवल पूछ रहा हूं कि अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 किस किस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, जयपुर के पास भी होनी चाहिए, ठीक है, दिल्ली के पास भी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, आगरा के पास भी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, और अलीगढ़ के पास भी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, अलीगढ़ के पास भी जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए, ठीक है। बट क्योंकि हमने एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का क्लॉज लगा लिया है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, हमने क्या करा, जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूसिव बना दिया है, ठीक है। ये जो हमने एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का एक क्लॉज डाल दिया है कॉन्ट्रैक्ट में, अगर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का क्लॉज डाल देंगे तो हम जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूसिव कर देंगे। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है कि साहब केवल वही, तो देखो सेक्शन 20 के हिसाब से तो यहां भी फाइल कर सकता था, 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 बट क्योंकि क्योंकि इनके कॉन्ट्रैक्ट में एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का क्लॉज रखा हुआ था, तो उसके हिसाब से केवल और केवल दिल्ली कोर्ट है जुरिस्डिक्शन,
ठीक है, jurisdiction। क्लियर? तो अगर ए बी के खिलाफ सूट फाइल करेगा तो वो कहां करेगा? ओनली दिल्ली, ओनली दिल्ली। क्यों? क्यों? बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज, बिकॉज ऑफ दिस क्लॉज। क्लियर? तो दिल्ली कोर्ट है, कहेंगे दिल्ली कोर्ट है एक्सक्लूसिव jurisdiction in this contract। एक दिल्ली कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव jurisdiction in this contract। समझ में आ गया? एक्सक्लूसिव jurisdiction का फायदा क्या होता है? एक्सक्लूसिव jurisdiction से होता क्या है? हमने देखा कि साहब हम हमारे केस में 4 कोर्टों पर jurisdiction है, 4 कोर्टों पर jurisdiction है, बट हम क्या करते हैं? हम एक्सक्लूसिव jurisdiction किसे दे देते हैं? उनमें से किसी एक कोर्ट को एक्सक्लूसिव jurisdiction दे देते हैं। क्लियर? उनमें से किसी एक कोर्ट को हम एक्सक्लूसिव jurisdiction दे सकते हैं। अबे रुक जाओ बेटा, अभी देवेश बना, जब भी वेट करो। हाँ, शिवेंद्र प्रताप सिंह पाल। ठीक है, करेक्ट। अगर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन डाल रखा है तो केवल वो कोर्ट जिसे हमने एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दिया है, और अगर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज नहीं डाला हुआ तो फिर सारे कोर्टों के पास जुरिस्डिक्शन होगी। हम कहीं भी हम कहीं भी सूट फाइल अपना कर सकते हैं। बेटा प्रकाश देवाल और ये मैंने आपको कितनी बार समझाया कि आप वेट क्यों नहीं करते हो? मैंने ये कंप्लीट कर लिया क्या? प्रकाश देवाल, आप बताइए, मैंने ये कॉन्सेप्ट पूरा पढ़ा दिया क्या? जो चीजें भी आगे 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 आने वाली है, आप ओवर क्यूरियस बन के उस पे जो है क्वेश्चन पूछ लेते हो पहले। तो पेशेंस, पता नहीं कब पेशेंस आ पाएगा आप लोगों में, मेरी समझ में नहीं आता। जब तक पेशेंस नहीं आएगा तब तक आप तेजी से आगे तो नहीं बढ़ सकते। आप बार बार अटकते रहोगे क्योंकि आपके मन में क्यूरियोसिटी इतनी है, आप पेशेंस रखते ही नहीं है। चलो, अब देखो, आगे देखो, आगे देखो। अब मान के चलो, दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 2। अब मान के चलिए कि ए और बी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज डालते हैं एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का क्लॉज डालते हैं। क्लियर? ये कहते हैं कि साहब हम अपने कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करता है, कोई डिस्प्यूट आता है, और हमें अगर कहीं पर सूट फाइल करने की जरूरत पड़ेगी तो हम एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन केवल देते हैं दिल्ली को। ठीक है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन केवल कहां देंगे? दिल्ली कोर्ट को देंगे। ठीक है साहब, होता क्या है? बी ब्रीच कर देता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बी कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर देता है? ब्रीच कर देता है। तो ए को रेमेडी चाहिए, तो रेमेडी लेने के लिए ए सूट फाइल कर रहा है बी के खिलाफ। चलो देख लेते हैं क्या कर सकता है। ये डिफेंडेंट हो गया, ये रहता कहां पर? गोवा में है। वर्क कहां पर करता है? जयपुर में। इसका एक बिजनेस भी है। ठीक है, इसका बिजनेस पुणे में है। कॉज ऑफ एक्शन कहां पर अराइज हुआ है? गोवा में ही अराइज हुआ है। क्लियर? अब मैं आपसे अगर पूछूं मैं आपसे अगर पूछूं कि साहब अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 कहां कहां पर जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20 कहां कहां पर जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए? तो आप कहोगे कि साहब डिफेंडेंट जहां रहता हो वहां पर होनी चाहिए, जहां वर्क करता हो वहां पर होनी चाहिए, जहां पर बिजनेस करता हो वहां पर होनी चाहिए, या जहां पर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है वहां पर होनी चाहिए, यानी कि यहाँ। तो इन तीनों जगह जुरिस्डिक्शन होनी चाहिए। इन तीनों, हाँ, इन तीनों जगह में से किसी भी जगह सूट फाइल किया जा सकता है। बट कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट में मैंने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट में एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन तो दिल्ली कोर्ट को दिया गया है, दिल्ली कोर्ट को दिया गया है। अब देखो, अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द लॉ, अकॉर्डिंग टू द सिविल प्रोसीजर कोड,
क्या इस केस में दिल्ली पर जुरिस्डिक्शन कैसे भी हो सकती है? अगर मैं केवल सीपीसी को देखूं, कॉन्ट्रैक्ट को ना देखूं, सेक्शन 20 को देखूं, तो क्या दिल्ली जुरिस्डिक्शन कैसे भी हो सकता है? बताइए, क्या दिल्ली जुरिस्डिक्शन हो सकता है? केवल मैं इसे अभी इसे नहीं देख रहा, मैं अभी इसे नहीं देख रहा, मैं केवल सेक्शन 20 देख रहा हूं। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो जब जुरिस्डिक्शन हो ही नहीं सकता, तो उस कोर्ट का आप एक्सक्लूसिव क्लॉज नहीं डाल सकते। ये क्लॉज क्या हो जाएगा? ये क्लॉज हो जाएगा, ये क्लॉज क्या हो जाएगा? ये क्लॉज वॉइड हो जाएगा, और ए को पावर मिल जाएगी कि वो इन तीनों में से कहीं भी, अच्छा बिजनेस लिख दिया मैं, पुणे, ठीक है, कहीं भी सूट को फाइल कर सकता है। ठीक है, कहीं भी सूट को फाइल कर सकता है। क्लियर? तो देखो, मान लो हमारे पास, सबसे पहले हम देखेंगे कि सेक्शन 20 के हिसाब से जुरिस्डिक्शन कहां कहां पर हो सकती है। ठीक है, मान लो जुरिस्डिक्शन हो सकती है दिल्ली में, जुरिस्डिक्शन हो सकती है आगरा में, गोवा में, पुणे में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज। एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का क्लॉज देखेंगे, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का क्लॉज देखेंगे कि साहब इसने, मान लो अगर इन चार जो जुरिस्डिक्शन हो सकती थी, उसमें से किसी एक को एक्सक्लूसिव रखा है। ठीक है, उसमें से अगर इन्होंने किसी एक को एक्सक्लूसिवली सेलेक्ट कर लिया है, जैसे इन्होंने एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज में मान लो आगरा का नाम लिखा होता, तो ये वाला क्लॉज क्या माना जाता? वैलिड माना जाता, और जुरिस्डिक्शन केवल और केवल आगरा पे चली जाती, फिर इनमें केस फाइल नहीं हो सकता। क्लियर? बट अगर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन आपने रखा कहां का? आपने रखा जयपुर का, तो जयपुर पे तो जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, जयपुर कोर्ट पे तो जुरिस्डिक्शन है ही नहीं। किसी ऐसे कोर्ट को आप एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन के क्लॉज में डाल दोगे जिस कोर्ट पर जुरिस्डिक्शन ही नहीं है ना, तो फिर ये एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का क्लॉज क्या हो जाएगा? वॉइड हो जाएगा, फिर इसका कोई भी मतलब नहीं होगा। ठीक है, फिर क्या है? फिर तो आप चारों में से कहीं भी केस करो, कोई दिक्कत नहीं है। फोरम शॉपिंग नॉट है, ये भी कह सकते हो। हाँ, सीपीसी को ही रखेंगे, जाहिर सी बात है। अभी आमिर अब्बास अभी मैं लिखवा रहा हूँ, आप टेंशन मत लो। समझ में आया अब आपको? वेरी गुड यश। चलिए बताइए, क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? प्रीति कुमारी, मैं कह रहा हूं कि अगर सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस जो सूट फाइल होने जाता है, ठीक है, जो सूट फाइल होने जाता है, उस वो सूट कहाँ कहाँ फाइल हो सकता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 20? कि साहब इन चारों जगह जो है फाइल हो सकता है। मतलब इस सूट में इन चार जगह केवल जुरिस्डिक्शन हो सकती है और कहीं भी नहीं हो सकती। तो अगर एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज में आपने उन चारों में से किसी एक कोर्ट का नाम लिखा हुआ है, तो वो क्लॉज वैलिड होगा, और जुरिस्डिक्शन सारी किस पर चली जाएगी? एक्सक्लूसिवली उसी पर्टिकुलर कोर्ट पर चली जाएगी। बट अगर आपने किसी और नए कोर्ट का नाम रखा, जो है लिखा हुआ है एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज में, तो फिर वो क्लॉज ही वॉइड हो जाएगा। फिर बिल्कुल ऐसा मानेंगे जैसा वो क्लॉज लिखा ही नहीं गया था, और प्लेंटिफ पे फिर वो चारों जगह का ऑप्शन होगा कि वो चारों में से किसी एक जगह सूट फाइल कर सके। फोरम शॉपिंग का मतलब को हमने आपस में, मैंने और तुमने मिलकर डिसाइड कर लिया कि यार कुछ भी हो जाए, हमारा डिस्प्यूट होगा ना, तो हम जो है सोनीपत कोर्ट में लड़ेंगे केवल, है ना, या फिर भिवानी कोर्ट में लड़ेंगे केवल, भिवानी कोर्ट में, है ना। अब भिवानी कोर्ट पे कैसे भी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, क्योंकि डिफेंडेंट ना तो भिवानी में रहता, ना वर्क करता, ना प्लेस ऑफ बिजनेस है, और ना भिवानी में कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। तो भिवानी कोर्ट पे तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं होगा। तो अगर किसी ऐसे कोर्ट को हम एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज में लिख देते हैं जिस पर जुरिस्डिक्शन ही ना हो, तो फिर वो क्लॉज हमारा क्या माना जाएगा? वॉइड माना जाएगा।
हाँ अमन, ऐसे ही होगा। चलो लिख लो, गुड लिख लो। प्लीज राइट वन टू पैराग्राफ्स, प्लीज राइट टू पैराग्राफ्स। अंकिता गुप्ता, वही लिखवा रहा हूँ बेटा अभी, है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट का वो है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट से ड्राइव करके हम पढ़ते हैं इस चीज को। प्लीज राइट, प्लीज राइट। प्लीज राइट, व्हेन टू और मोर कोर्ट्स हैव jurisdiction, when two or more courts has jurisdiction, when two or more court has jurisdiction, then under an exclusive jurisdiction clause, आर्बिट्रेशन, देखो आर्बिट्रेशन क्लॉज होता क्या है ना, आर्बिट्रेशन क्लॉज में हम जुरिस्डिक्शन की बात नहीं कर रहे, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात नहीं कर रहे, समझो इस चीज को। मैं यहाँ पर केवल बात कर रहा हूँ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की। क्या लिखा? देन अंडर एन एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज, then under an exclusive jurisdiction clause, the jurisdiction can be restricted, वही अभिषेक सिंह, वही वही मैं समझा रहा हूं। The jurisdiction can be restricted, the jurisdiction can be restricted to any one of those, to any one of those having jurisdiction। मतलब जितने कोर्ट पर जुरिस्डिक्शन होगी, उन्हीं कोर्ट में से किसी एक कोर्ट को हम एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज में डाल सकते हैं, उनके अलावा एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज में नहीं डाल सकते, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, लीगल प्रोसीडिंग पे हम देखो, लीगल प्रोसीडिंग पे हम कभी भी रेस्ट्रिक्शन अप्लाई नहीं कर सकते, बट पार्शियल रेस्ट्रिक्शन कैन बी अप्लाइड। तो ये पार्शियल रेस्ट्रिक्शन लीगल रेमेडी पे हम ऐसे ही लगा सकते हैं, जुरिस्डिक्शनल। क्लियर? तो क्या लिखा? व्हेन टू और मोर कोर्ट हैव jurisdiction, then under an exclusive jurisdiction clause, the jurisdiction can be restricted to any one of those having jurisdiction। आगे लिखिए, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड। देखो होता क्या है, जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ना, जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, क्लियर, अगर वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी है, या फिर वो लीगल प्रोसीडिंग को रिस्ट्रेंट कर रहा है, रेस्ट्रिक्ट कर रहा है कंप्लीटली, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड मान लिया जाता है, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। क्लियर? अब लिखो, आगे लिखो, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड, इट विल नॉट बी कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी अंडर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अंडर सेक्शन 23, अंडर सेक्शन 23, अंडर सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट।
and will also not be in restraint, and will also not be will also not be also not be restraint of legal proceeding, not be restraint of legal proceeding under section 28 of Indian Contract Act. Under section 28, under section 28 अंडर सेक्शन 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। क्लियर? तो अगर हमारे केस में दो या दो से अधिक कोर्ट पे जुरिस्डिक्शन है, तो उन सारे कोर्ट में से किसी एक कोर्ट को हम एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दे सकते हैं। ठीक है, ये पूरी तरह से क्या रहेगा, पूरी तरह से वैलिड माना जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट पैरा लिखिए, अलग पैरा लिखो, नया पैराग्राफ। प्लीज राइट नेक्स्ट पैरा। हाउएवर कंसिडर्ड टू बी अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ठीक है बेटा, रिपीट करा करो रिकॉर्डिंग से, है ना, तो टाइम वेस्ट कम होगा। रिपीट रिकॉर्डिंग से कर लिया करो प्लीज। देखिए, हाउएवर if by mutual agreement however if by mutual agreement however if by mutual agreement jurisdiction is conferred if by mutual agreement jurisdiction is conferred upon some such court which which actually does not have jurisdiction मतलब हमने एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज में किसी ऐसे कोर्ट का नाम लिख दिया है जिस पर एक्चुअली में जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। ठीक है, ना ही सेक्शन 16 में, ना ही सेक्शन 19 में, ठीक है, ना ही सेक्शन 20 में, किसी भी सेक्शन में उस पर जुरिस्डिक्शन ही नहीं आ रही। ठीक है, जुरिस्डिक्शन इज कन्फर्ड अपॉन सम सच कोर्ट which actually does not have jurisdiction, then that will be against public policy. 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 Hence, such agreement will be void. Hence, such agreement will be void. ठीक है, वो एग्रीमेंट क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। मतलब वो जो क्लॉज है, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन का जो क्लॉज है, वो क्या रहेगा, वॉइड रहेगा। ठीक है, बिल्कुल ऐसा मानेंगे जैसे हमने एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन कहीं पर दी ही नहीं। ठीक है, फिर नॉर्मल सेक्शन 20 के हिसाब से हम लोग जुरिस्डिक्शन को क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये जो दूसरा पैराग्राफ है, ये जो दूसरा पैराग्राफ मैंने लिखवाया है कि ये जो दूसरा पैराग्राफ मैंने लिखवाया है कि मान लो आप क्या करते हो, एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज में किसी ऐसे कोर्ट का नाम लिख देते हो which actually does not have jurisdiction क्लियर? मतलब आप एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज में किसी ऐसे कोर्ट को लिख देते हैं जिस पर एक्चुअली में जुरिस्डिक्शन आती ही नहीं है, तो आपका ये क्लॉज क्या हो जाएगा, ये क्लॉज वॉइड हो। ठीक है, ये क्लॉज क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। ठीक है, यही बात जो मैंने आपको लिखवाई है। हाँ लतिका, फिर बिल्कुल नॉर्मल सूट की तरह हम फाइल करेंगे। ये बात एक केस में कही गई थी, उस केस का आप नाम लिख लीजिए, हर्षद चिमनलाल मोदी
हर्षद चिमनलाल मोदी, हर्षद चिमनलाल मोदी वर्सेस डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड, वर्सेस डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड, डीएलएफ यूनिवर्सल लिमिटेड 1971, 1971 सुप्रीम कोर्ट। पब्लिक पॉलिसी मतलब आप ये मान के चलो कि अगेंस्ट द पब्लिक, अगेंस्ट द पब्लिक नॉर्म्स। ठीक है भाई, आज मान के चलो पब्लिक पॉलिसी क्या है, अगर कोई चीज पब्लिक मोरालिटी के अगेंस्ट है, दैट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, कोई चीज ऐसी है जो पब्लिक को, पब्लिक एट लार्ज को क्या कर रहे हैं, इफेक्ट कर रही है, एडवर्सली इफेक्ट कर रही है ना, तो क्या होगा, तो उसे पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट माना जाएगा। कोई भी चीज जो समाज के लिए गलत होगा, कोई भी चीज जो समाज के लिए गलत होगी वो अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी कहलाएगी। ये लिख लिया। ठीक है, और एक और केस लिखिए, एक केस और इसमें लिख लीजिए, चिमन है, चिमन लाल मोदी, हकम सिंह वर्सेस हकम सिंह। नेक्स्ट एक और केस लिख लो, हकम सिंह वर्सेस गेमॉन इंडिया लिमिटेड, हकम सिंह वर्सेस गेमॉन इंडिया लिमिटेड, ये भी क्या है, 1971 सुप्रीम कोर्ट। गेमॉन इंडिया लिमिटेड, ठीक है, जो मैंने पहला पैराग्राफ लिखवाया है, जो मैंने पहला पैराग्राफ लिखवाया है आपको, वो इस केस में है, क्लियर, वो इस केस में ऐड हुआ था। क्या मतलब, मतलब अगर मान के चलो कि चार कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, जुरिस्डिक्शन है, चार कोर्ट के पास, दिल्ली पे भी जुरिस्डिक्शन है ना, आगरा पे भी जुरिस्डिक्शन है, गोवा पे भी जुरिस्डिक्शन है, पुणे पे भी जुरिस्डिक्शन है, तो आप एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज में इनमें से किसी भी एक कोर्ट का नाम डाल के उसे एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, मतलब फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में अगर सूट फाइल करना होगा तो केवल और केवल गोवा में ही सूट फाइल हो सकता है और कहीं भी नहीं हो। क्लियर, तो ये क्या माना जाएगा, ये क्लॉज वैलिड माना जाएगा। तो अगर हम जुरिस्डिक्शन वाले कोर्ट्स में से ही एक कोर्ट को एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन दे दें तो वो क्या क्लॉज क्या माना जाएगा, वैलिड माना जाएगा। क्लियर, तो पहला पैराग्राफ हकम सिंह में लेट डाउन किया गया था, ठीक है, कि साहब ऐसा हो सकता है। ठीक, और जो लास्ट वाला पैराग्राफ है, दूसरा पैराग्राफ है, वो हर्षद चिमनलाल मोदी केस में लेट डाउन किया गया था। मतलब आप एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन क्लॉज में अगर कोई ऐसा कोर्ट मेंशन कर दें जिसपे एक्चुअली में जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, तो इस क्लॉज को क्या मान लिया जाएगा, वॉइड मान लिया जाएगा। क्लियर, इस क्लॉज को क्या मान लिया जाएगा, वॉइड मान लिया जाएगा। चलिए, इतना क्लियर आपको। म्यूचुअल कंसेंट तो होनी चाहिए, देखो कोई भी एग्रीमेंट बिना म्यूचुअल कंसेंट के कैसे हो जाएगा राम। तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्लॉज लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्लॉज लिखा है। कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट का बोलने का मतलब ही है कि ये जो क्लॉज लिखा जा रहा है म्यूचुअल कंसेंट से लिखा जा रहा है। ठीक है, चलो अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जुरिस्डिक्शन हमारा खत्म हो चुका, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन हम लोगों ने कर लिया पूरा। ठीक है, अब देखो, अब आता है ऑब्जेक्शन।
ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन, ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन जिसकी बात करता है सेक्शन 21 ऑफ, ठीक है, एक ऑब्जेक्शंस टू ज्यूरिसडिक्शन जिसकी बात करेगा सेक्शन 21 ऑफ सीपीसी। अब देखो इसमें होगा क्या, मैं आपको बताता हूं। अब मान के चलो कि ए को सूट फाइल करना है बी के खिलाफ, सूट फाइल करना है बी के खिलाफ। सूट फाइल ये करता है दिल्ली कोर्ट में, क्लियर। अब सपोज करो कि साहब इसने दिल्ली कोर्ट में सूट फाइल किया, तो दिल्ली कोर्ट क्या करेगा, पहले बी को समन भेजेगा, और समन क्या समन के बाद ये क्या रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा। तो इसमें ये ऑब्जेक्शन लगा सकता है, ऑब्जेक्शन लगा सकता है एज टू ज्यूरिसडिक्शन, एज टू ज्यूरिसडिक्शन, क्लियर। तो जो डिफेंडेंट होता है ना, जो डिफेंडेंट होगा वो ऑब्जेक्ट रिटन स्टेटमेंट के साथ, ठीक है, या फिर रिटन स्टेटमेंट के बाद एक अलग से एप्लीकेशन लगा के क्या फाइल कर सकता है, ऑब्जेक्शन फाइल कर सकता है एज टू ज्यूरिसडिक्शन के साथ। आपके पास तो ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, तो आप इस केस को ट्राई नहीं कर सकते। सत्रह की केवल लव डायरेक्ट रीडिंग करनी है ना, और 17 में 2-3 बार बता चुका, केवल डायरेक्ट रीडिंग करनी है, डायरेक्ट रीडिंग में करवा दूंगा अभी। सर अगर कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस एंड ऑल्सो अदर प्लेस, एग्जाम्पल दिल्ली, तो ज्यूरिसडिक्शन तो तीनों कोर्ट का होगा। हाँ सुप्रिया, तीनों कोर्ट का होगा, जहां जहां कॉज ऑफ एक्शन अराइज हुआ है उन सबका। ट्रांसफर ऑफ सूट तो भी आगे धीरे धीरे आएगा ना, 25 में है ना वो तो, है ना। तो अभी ऑब्जेक्शन भी तो करने हैं हमें। प्रीति कुमारी, पब्लिक करना पड़ेगा कमेंट। चलो, ये हमारा ऑब्जेक्शन टू जुरिसडिक्शन कंप्लीट हो गया। अब आप सवाल पूछ लीजिए, जिसको जो जो चीजें समझ में नहीं आई ऑब्जेक्शन में, वो सवाल पूछ लीजिए। हमारा ऑब्जेक्शन टू जुरिसडिक्शन खत्म हो गया, सेक्शन 21 पूरा हो गया। अब आप सवाल पूछ लीजिए, क्या क्या आपको समझ नहीं आया 21 में, वो आप बताइए। तो भाई स्टार्ट हुआ है तो सवाल को पूछ रहे हो फिर, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, बड़ी जल्दी हो गया, यही तो मैं समझाना चाह रहा हूँ। अभी मैंने, समझ नहीं आया देखो। अभी मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, एक दो बच्चों का क्वेश्चन भी आ गया 21 पे कि सर पहले कर सकते हैं कि बाद में कर सकते हैं कि कब कर सकते हैं। अभी मैंने पढ़ाया ही नहीं है, मतलब आपके सोचो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो उस पे। तो बताओ क्या करूं मैं और? आप लोग बताओ, कितना इतना इम्पेशेंट रहोगे तो कैसे काम चलेगा। अब प्रोविजन के बीच में अगर सवाल आएंगे तो वही प्रोविजन को खत्म कर दूंगा। अरे इस टॉपिक पे नहीं, किसी टॉपिक पे क्वेश्चन नहीं पूछने जब तक कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। जब तक कंप्लीट ना हो जाए आप क्वेश्चन मत पूछो, आपके क्वेश्चन सारे ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाने हैं। उतना ही पढ़ लो अभिषेक सिंह, वही बहुत है, बहुत। अब देखो, अब सेक्शन 21 बताएगा हमें कि साहब
सेक्शन 21 बात करता है ऑब्जेक्शन टू जुरिसडिक्शन पे। ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लो, अभी सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे ऑटोमेटिक। देखो, ऑब्जेक्शन टू जुरिसडिक्शन, ऑब्जेक्शन टू जुरिसडिक्शन क्या होता है? हमने कितने टाइप के जुरिसडिक्शन पढ़े? हमने सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन पढ़ा, है ना, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन पढ़ा। हमने पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन पढ़ा। हमने टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पढ़ा, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन पढ़ा। क्लियर? तो ये तीन प्रकार के जुरिसडिक्शन हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। क्लियर? ये तीन प्रकार के जुरिसडिक्शन हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। हमने देखा था पहले पहले मैंने आपको बताया था, जब मैं सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन पढ़ा रहा था, कि अगर किसी कोड पर सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन नहीं है, अगर किसी कोड पर सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन नहीं है, तो बिना जुरिसडिक्शन के अगर वो ट्राई कर लेता है, ठीक है, बिना जुरिसडिक्शन के अगर वो ट्राई कर लेता है, मतलब अगर सब्जेक्ट मैटर पे लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है, सब्जेक्ट मैटर में अगर लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है, तो डिग्री विल बी वॉइड, डिग्री विल बी पास से वॉइड। मतलब कुछ भी प्रूव नहीं करना पड़ेगा हमें वॉइड कराने के लिए। ये मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन में क्या होगा, सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन में अगर लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है, कोर्ट के पास सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन नहीं है, फिर भी उसने क्या किया है, फिर भी उसने केस को ट्राई कर लिया है और डिग्री पास कर दी है, तो डिग्री अपने आप में ही क्या मानी जाएगी, वॉइड मानी जाएगी। उस डिग्री को वॉइड कराने के लिए हमें कुछ भी एक्स्ट्रा प्रूव नहीं करना पड़ेगा। क्लियर? अगर सब्जेक्ट मैटर जुरिसडिक्शन नहीं है, तो वो क्या हो जाएगी, खुद से वॉइड हो जाएगी। क्लियर? बट अगर मान लो पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन या टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन में क्या है, लैक ऑफ जुरिसडिक्शन है, मतलब कोर्ट अगर ट्राई नहीं, मतलब कोर्ट के पास पेक्यूनरी जुरिसडिक्शन नहीं है और सूट को ट्राई कर लेता है, या फिर कोर्ट के पास टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं है और सूट को ट्राई कर लेता है, तो क्या होगा, तो वो होगा जो सेक्शन 21 बताएगा। ठीक है, वो होगा जो सेक्शन 21 बताएगा। तो सेक्शन 21 किससे डील करेगा? सेक्शन 21 उन केसेस से डील करेगा जहां पर कोर्ट के पास पिक्यूनरी या टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं है, फिर भी वो क्या सुना देते हैं, उस सूट में डिक्री पास कर देते हैं। क्लियर? तो ऐसे ऐसे केसेस में क्या होना चाहिए, ठीक है, कब आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना है, कब ऑब्जेक्शन आप फाइल करोगे, डिग्री आ जाएगी तो डिग्री को अपील में लेके जाओगे, वहां पे क्या क्या चीजें प्रूफ करोगे, ये सारी चीजें बताएगा सेक्शन 21। क्लियर? ये सारी चीजें बताएगा सेक्शन 21। ठीक है, ये सारी चीजें बताएगा सेक्शन 21। क्लियर? अब देखो, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सेक्शन 21 किससे डील करेगा, सेक्शन 21 डील करेगा डिफेक्ट ऑफ पिक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इन द ट्रायल, इन द ट्रायल, डिफेक्ट ऑफ पिक्यूनरी और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन इन द ट्रायल कोर्ट। क्लियर? अगर पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन नहीं है ना, पिक्यूनरी जुरिसडिक्शन नहीं है, अगर किसी के पास टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं है, फिर भी अगर उसने क्या पास कर दी है, डिग्री पास कर दी है, क्लियर, तो ऐसे केसेस में क्या होगा, ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, डिफेंडेंट को क्या करना है, ये सेक्शन 21 बताएगा।
ठीक है, ये सेक्शन 21 बताएगा। देखो ये जो डिफेक्ट होता है ना, ये जो डिफेक्ट होता है, कौन सा डिफेक्ट कि हम पे टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है, कौन सा डिफेक्ट हम पे पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं टेक्निकल डिफेक्ट। ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? टेक्निकल डिफेक्ट। क्लियर? ऐसे डिफेक्ट को क्या बोलेंगे? टेक्निकल डिफेक्ट। अब देखना, बहुत ध्यान से समझना, एक बार में समझ में आएगा, एक बार में। अब देखो, ए ने सूट फाइल किया, ठीक है, ए ने सूट फाइल किया, इस कोर्ट सूट फाइल कर दिया, क्लियर, इस कोर्ट में सूट फाइल कर दिया। इस कोर्ट के पास क्या थी? लैक ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, लैक ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, लैक ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। अब देखो यहां पर मान लो इस कोर्ट में इसने प्लेंट को फाइल किया है, प्लेंट के बाद समन जाएगा, समन के बाद सामने वाला रिटन स्टेटमेंट भेजेगा, ठीक है, इसके बाद सेटलमेंट ऑफ इशू होगा, सेटलमेंट ऑफ इशू, ठीक है, इसके बाद ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? जजमेंट आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा? जजमेंट। अब ये टाइमलाइन तो आपको पता होनी चाहिए, ये तो आपको पता होनी चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में कितना आपको टाइमलाइन जो है समझाया है। क्लियर? तो मान लो ए ए एक ऐसे कोर्ट में सूट फाइल करता है ना, प्लेंट सबमिट करा के सूट फाइल करता है, जिस कोर्ट में टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन नहीं है। अब कोर्ट तो क्या करेगा साहब? कोर्ट तो प्लेंट के बाद समन भेज देगा, किसे? डिफेंडेंट को। तो डिफेंडेंट क्या करेगा? डिफेंडेंट कोर्ट में रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, उसके बाद सेटलमेंट ऑफ इश्यू हो जाएगा, और सेटलमेंट ऑफ इश्यू होते ही ट्रायल स्टार्ट हो जाएगा, ट्रायल के बाद जजमेंट आ जाएगा, ठीक है, ट्रायल के बाद जजमेंट आ जाएगा। अब देखो, मान लो कि इस कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, लैक का मतलब है कि जहां पर इसके पास जुरिस्डिक्शन ना हो, ठीक है, जुरिस्डिक्शन नहीं है, बट इसने क्या किया? फिर भी इस सूट में क्या कर दिया? डिक्री पास कर दी, ठीक है, क्या कर दिया? डिक्री पास कर दी। क्लियर? ये डिक्री क्या मानी जाएगी? दिस डिक्री इज नॉट पर से वॉइड, नॉट पर से वॉइड। नॉट पर से वॉइड का मतलब होता है ये अपने आप, ये खुद ब खुद वॉइड नहीं मानी जाएगी, ये क्या मानी जाएगी? वैलिड रहेगी, ठीक है, ये क्या रहेगी? वैलिड रहेगी, ये खुद से वॉइड नहीं मानी जाएगी, क्योंकि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन और पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन मात्र एक टेक्निकल डिफेक्ट है, और टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से डिग्री वॉइड नहीं होगी, केवल टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से डिग्री को वॉइड नहीं माना जाएगा, इसे वैलिड ही माना जाएगा, ठीक है। बट आप क्या करते हो? ध्यान ध्यान देना, ध्यान देना, आप क्या करते हो? आप इस डिग्री को लेके अपील में चले जाते हो, आप इस डिग्री को लेके कहां चले जाते हो? अपील में चले जाते हो, अपील में बोलते हो कि साहब कोर्ट के पास क्या था? कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं था, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन था, फिर भी इसने क्या करा? डिग्री को पास कर दिया, ठीक है, फिर भी डिग्री को क्या कर दिया? डिग्री को पास कर दिया। तो जो एपलेट कोर्ट होगा, जो एपलेट कोर्ट होगा, वो दो चीजें देखेगा। पहली चीज देखेगा, पहली चीज यहाँ पे ब्लैक से लिख रहा हूं, देखो क्या क्या दो चीजें देखेगा। पहली चीज देखेगा कि साहब जो डिफेंडेंट है उसने ये जो ऑब्जेक्शन है,
जल्द से जल्द उठाया या नहीं उठाया। ठीक है, मतलब डिफेंडेंट रेज द ऑब्जेक्शन एट द अर्लीस्ट। डिफेंडेंट पर से वॉइड का मतलब ये देख लिया करो पहले पूरा, है ना, क्वेश्चन पूछने से पहले। डिफेंड क्या चीज देखेगा कि डिफेंडेंट कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने सोता रहा हो, जब डिग्री आ गई हो उसके बाद इसे याद आई हो कि सब लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन है, नहीं। मान के चलो कि डिफेंडेंट यहां पर ही ऑब्जेक्शन उठा देता, क्लियर, और फिर भी कोर्ट इसके ऑब्जेक्शन को ना मान के ट्रायल करता रहता, है ना, तो कोर्ट ये देखेगा कि साहब डिफेंडेंट ने ऑब्जेक्शन पहले उठाया या नहीं उठाया, कहीं ऐसा तो नहीं है कि अपने राइट्स को लेके ये सोता रहा हो। क्लियर। दूसरी चीज कि इस लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन से फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है या नहीं, फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है या नहीं। तो जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी, अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, तो एपलेट कोर्ट क्या करेगा, उस डिग्री को वॉइड। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तो एपलेट कोर्ट डिग्री को क्या कर देगा, वॉइड कर देगा, वरना वो डिग्री क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। ठीक है, वरना वो डिग्री क्या रहेगी, वैलिड रहेगी। ठीक है, अगर ये दोनों एलिमेंट प्रूव कर दिए गए कि साहब मैंने ऑब्जेक्शन एट दी अर्लीस्ट उठा लिया था, एट दी अर्लीस्ट में अभी बता दूं आपको, एट यहां तक, एट और बिफोर द सेटलमेंट ऑफ इशू, सेटलमेंट ऑफ इशू तक आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया गया है, ठीक है, और फिर भी आपकी बात नहीं मानी, और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, अगर ये दोनों एलिमेंट आपने प्रूव कर दिए तो एपलेट कोर्ट आपकी डिग्री को क्या कर देगा, वॉइड कर देगा। क्लियर। बताइए, इतना क्लियर, इतना क्लियर आपको। इतना क्लियर आपको। चलिए, अ, अभी 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, 2-3 मिनट का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम पिक्यूनरी ये टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन का लैक था, ऐसी लैक ऑफ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन करेंगे। क्लियर, तो 21 को आज पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, ओके। स्क्रीन स्क्रीन में ऐसे ही ओपन रख रहा हूं, आराम से आप पहले ये टेबल बना लीजिए। ठीक है, ओके, सो लेट्स टेक अ ब्रेक ऑफ 3-4 मिनट्स। दोनों कंडीशन एक साथ फुलफिल होगी। ठीक है, अभी भव्यकांक्षा ब्रेक के बाद बताऊंगा।
मोची। एक बार बस बता दीजिए कि अगर फेलियर ऑफ जस्टिस, तभी तो बोल रहा हूँ, ये तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो एप्लेट कोर्ट इसे हिमांशी वॉइड कर देगा। वॉइड लिखा हुआ है ना, डिग्री वॉइड हो जाएगी। बोथ कंडीशन मस्ट बी फुलफिल्ड, वॉइड ही तो लिखा हुआ है मैंने भी। दोनों कंडीशन फुलफिल ना हो तो वैलिड रहेगा। ठीक है, देखो एक बार और मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक बार ध्यान से देख लो। अब देखो, सपोज करो कि ए ने सूट फाइल किया इस कोर्ट में, और दिस कोर्ट डज नॉट हैव टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन रिगार्डिंग दिस सूट। ठीक है, इस कोर्ट के पास इस सूट को लेके टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं है। क्लियर। अब क्या हुआ, ये समन भेज दिया, WS आ गया, सेटलमेंट ऑफ इश्यू हो गए, ट्रायल हो गया, जजमेंट आ गया, डिग्री पास कर दी इसने। क्लियर। तो डिग्री अपने आप वॉइड नहीं मानी जाएगी कि साहब टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं था, तो ये डिग्री जो है शुरू से ही वॉइड रहेगी, वॉइड ही कंसीडर करी जाएगी। नहीं, ये वैलिड कंसीडर करी जाएगी। बट अगर मान के चलो कि डिफेंडेंट अगर इसे अपील में ले जाता है डिग्री को, और एपलेट कोर्ट को कहता है कि साहब टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं था, फिर भी इन्होंने डिग्री पास कर दी, तो आप इसे क्या कर दीजिए, आप इसे वॉइड कर दीजिए। तो कोर्ट क्या देखेगा, एपलेट कोर्ट दो कंडीशन फुलफिल कराएगा आपसे, कहेगा कि आप इन दो कंडीशन को फुलफिल कर दो तो मैं डिग्री वॉइड कर दूंगा, वरना ही वैलिड रहेगी। क्या क्या, कि ये जो टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का ये जो ऑब्जेक्शन है, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन का ये जो ऑब्जेक्शन है, ये आपने बिल्कुल अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे उठा लिया था। मतलब आप सोते नहीं रहे थे, अपने राइट्स के लिए विजिलेंट थे, जागरूक थे अपने अधिकारों के लिए। और और टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ना होने से आपको कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है ना। मतलब मान लो आप कोई इंपॉर्टेंट एविडेंस नहीं प्रूव कर पाए, है ना, टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं था वहां पे, मैं जो है वहां पर मैं जाता था केस लड़ने, इसलिए मैं इंपॉर्टेंट एविडेंस नहीं वहां पर जो है प्रोड्यूस कर पाया। तो अगर इस टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन के ना होने से अगर कोई फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, और आप ऑब्जेक्शन भी एट दी अर्लीस्ट उठा चुके थे, अगर ये दोनों कंडीशन आप फुलफिल कर देते हो, तो डिग्री, एपलेट कोर्ट डिग्री को क्या कर देगा, वॉइड कर देगा। क्या कर देगा, वॉइड कर देगा। क्लियर, ये कहना चाह रहा है। और ये कहता है सेक्शन 21 का क्लॉज 1, सेक्शन 21 का क्लॉज 1, सेक्शन 21 का क्लॉज 1। ठीक है, हाँ लतिका यही होगा, बट अभी रुक जाओ, अभी मैं ये चीजें भी कवर होंगी आगे। ठीक है, देखो बिल्कुल ऐसे ही जैसे हमने सेक्शन 21 का पहला क्लॉज देखा, इसने बताया कि साहब क्या होगा, लैक ऑफ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन अगर होगा, लैक ऑफ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन होने के बाद अगर आप डिग्री पास कर दी, इस डिग्री को आप किस में ले गए, अपील में ले गए, और अपील में आपने ये प्रूव कर दिया कि आपने ऑब्जेक्शन रेज कर दिया था, रेज द ऑब्जेक्शन बिल्कुल अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे, एट द अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, प्लस इस लैक ऑफ जुरिसडिक्शन से, इस लैक ऑफ टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन से क्या हुआ है, फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है, फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है। ठीक है, तो फिर एपलेट कोर्ट क्या करेगा, एपलेट कोर्ट इस डिग्री को वॉइड,
एप्लेट कोड इस डिग्री को क्या कर देगा, वॉइड कर देगा। ठीक है, तो जैसे सेक्शन 21 क्लॉज 1 डील्स विद टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, बिल्कुल सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली सेक्शन 21 क्लॉज 2 डील्स विद पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन, डील्स विद पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। यहां भी क्या है, यहां भी मान लो पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन नहीं थी और कोर्ट ने डिग्री दे दी, तो इस डिग्री को वैलिड ही माना जाएगा। बट अगर इस डिग्री को आप किस में ले गए, अपील में ले गए, और अपील में आपने पहली और दूसरी ये दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी, तो ये डिग्री भी क्या हो जाएगी, एप्लेट कोर्ट इसे क्या कर देगा, वॉइड कर देगा। क्लियर? तो बिल्कुल जैसे मैंने आपको टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में समझाया है, ठीक है, तो टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के बारे में क्लॉज 1 बताता है, और बिल्कुल सिमिलर तरीके से आप पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन के ना होने पर डिग्री को वॉइड करा सकते हैं, अगर बिल्कुल सेम यही दो कंडीशन आप क्या कर दें, फुलफिल करा दें। यही दो कंडीशन आप क्या करा दें, फुलफिल करा दें। ठीक है, क्लियर? तो सेक्शन 21 क्लॉज 1 डील्स विद लैक ऑफ टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एंड सेक्शन 21 क्लॉज 2 डील्स विद लैक ऑफ पिक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। क्लियर? ठीक है, अब मैं इसको लिखवाता हूं। ठीक है, अब इसकी डिक्टेशन एक बार लिख लीजिए, क्लॉज 1 और क्लॉज 2 की डिक्टेशन लिख लीजिए आप, मैं लिखवा रहा हूं, प्लीज राइट। लो, साइड हो गया, उतार लो इसे, उतार लीजिए। परसे का मतलब है खुद से, अपने आप वॉइड नहीं हो जाएगी, खुद से वॉइड नहीं हो जाएगी दिव्या। चलिए, प्लीज राइट। सेक्शन 21 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, सेक्शन 21 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, सेक्शन 21 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2 respectively talks about, respectively talks about, respectively talks about the cases of lack of territorial and pecuniary jurisdiction, lack of territorial, lack of territorial and pecuniary jurisdiction, lack of territorial and pecuniary jurisdiction. The issue in section 21 clause 1 and clause 2, the issue in section 21 clause 1 and clause 2, clause 1 and clause 2 are whether the appellate court can set aside the decree, whether the appellate court can set aside the decree। सीपीसी पूरा जनवरी चलेगा, जनवरी में खत्म होगा। ठीक है, मैं पता, कल मुझसे कोई पूछ रहा था, तो मैंने अपना हिसाब लगाया कॉपी देखकर। ठीक है, तो मुझे ऐसा हिसाब लगा के मुझे पता चला कि इसमें जनवरी जाएगा। समझ गए? मतलब आपको अगर पूरा डिटेल में करना है तो, क्योंकि देखो ये एक कॉपी है मेरी, इट इज अबाउट टू एंड। ठीक है, पहली कॉपी ये पूरी होने वाली है, खत्म। पहली कॉपी पूरी होने वाली है, ऐसी दो कॉपी और हैं, है ना, ऐसी दो कॉपी और हैं, इतनी पतली पतली। तो तीनों कॉपी मैं आपको कराऊंगा, मतलब पूरा सीपीसी कराऊंगा, तो जनवरी तक, हमारा जनवरी में ये कंप्लीट हो जाए। ठीक है, बट होगा ऐसा कंप्लीट कि आप इसे रिवाइज करते रहना, और मतलब आप बहुत स्ट्रांग रहेंगे सिविल प्रोसीजर कोड में। बच्चा सीपीसी में हमेशा क्या होता है ना, बच्चा सीपीसी में वीक रह जाता है। हाँ, आता है। हाँ, मतलब पूरा पूरा डिटेल में ही कराऊंगा मैं, जल्दबाजी में नहीं कराऊंगा, है ना। तो थोड़ा पेशेंस बना के करो, एक बार आप पेशेंस बना के कर लोगे ना, तो फिर आपको, आपके लिए कोई सब्जेक्ट कठिन नहीं बचेगा।
3 महीने तो आराम से देखो लगते ही है सीपीसी में। 3 महीने, 2-2 घंटे की क्लास चले और मतलब 3 महीने, ढाई ढाई से 3 महीने लगते हैं आराम से। और ठीक से नहीं पढ़ोगे, जल्दी जल्दी एक एक महीने में भागते रहोगे, तो 10 बार भी कर लोगे ना 10 महीने में, तो भी क्लियर नहीं होना। चलो आगे लिखो। द इश्यू इन सेक्शन 21 क्लॉज 1 एंड क्लॉज 2, the issue in section 21 clause 1 and clause 2 are whether the appellate court can set aside the decree, whether the appellate court can set aside the decree on the ground of, on the ground of लैक ऑफ टेरिटोरियल और पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। तो मतलब इसमें क्वेश्चन इश्यू क्या बनता है कि साहब सेक्शन 21 में कि अगर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन या पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन होगा, तो क्या इस ग्राउंड पर एप्लेट कोर्ट डिग्री को सेट असाइड कर सकता है? ये इशू बनेगा सेक्शन 21 क्लॉज 1 और क्लॉज 2 में, ये बताएंगे। ठीक है, क्या लिखा? ऑन द ग्राउंड ऑफ लैक ऑफ टेरिटोरियल और पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन। अब देखो आगे लिखो। प्रोसीज बताऊं, हमेशा याद रखना, पूरी तैयारी हो जाएगी। बार बार इंसान का लास्ट तक, इंसान का लास्ट तक प्रोसीजर ही कमजोर रह जाता है। एंड में आपको ये बात रियलाइज होगी कि यार मतलब कि बहुत अच्छा हुआ कि हमारा प्रोसीजर डिटेल में हो गया, पेपर निकलने चालू हो जाएंगे प्रोसीजर कंप्लीट होते ही। समझ रहे हो? पेपर निकलने स्टार्ट हो जाते हैं प्रोसीजर कंप्लीट होते ही, वरना आप कितने भी सब्जेक्ट करते रहो, अगर सीपीसी सीआरपीसी तैयार नहीं है तो एक एक दो दो नंबर से पेपर हमेशा रुकता रहेगा। ठीक है, ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आपको पता लगेंगी चीजें। आगे लिखिए। इट इज लेट डाउन इन सेक्शन 21, नहीं बीएनएस छोटा है वत्सल, तो बीएनएस भी जनवरी में, दोनों जनवरी में कंप्लीट हो। इट इज लेट डाउन, इट इज लेट डाउन, हाँ आफ्टर पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन अगली लाइन लिखनी है। इट इज लेट डाउन इन सेक्शन 21, it is laid down in section 21 that such decree will be set aside only, such decree, that such decree will be set aside only, such decree will be set aside only if the appellant, appellant या किसे बोला जाएगा? डिफेंडेंट को, क्योंकि जब डिफेंडेंट अपील डालेगा तो अपील डालने वाले को हम एपिलेंट बोलेंगे। ठीक है, सेट असाइड ओनली इफ द एपिलेंट, if the appellant, आगे लिख भी लो, that is the defendant, that is the defendant, if the appellant, that is the defendant, is able to prove that, is able to prove that, is able to prove that, is able to prove that in the trial court, he is able to prove that in the trial court he was not sleeping upon his rights, he was not sleeping upon his rights, he was not sleeping upon his rights, and he has raised the objection, and he has raised the objections, he has raised the objections regarding the lack of jurisdiction, regarding the lack of jurisdiction, regarding the lack of jurisdiction at the earliest opportunity, at the earliest opportunity.
that is at or before settlement of issues. That is before, at or before settlement of issues. That is at or before, मतलब या तो सेटलमेंट ऑफ इशू वाले टाइम पर उठा दे वो ऑब्जेक्शन, या फिर उससे पहले ऑब्जेक्शन उठा दे. At or before, at or before settlement of issue. Earliest opportunity, earliest opportunity, that is at or before settlement of issue. आगे लिखो, नेक्स्ट पैरा, नेक्स्ट लाइन लिखनी है. he will also have to prove he will also have to prove he will also have to prove due to lack of jurisdiction, due to lack of jurisdiction, due to lack of jurisdiction, there was a failure of justice. There was a failure of justice. There was a failure of justice. क्लियर. तो अगर ये दोनों चीजें प्रूफ कर देता है तो क्या हो जाएगा, डिक्री वॉइड हो जाएगी. आगे पैराग्राफ लिखो, एक और पैराग्राफ लिख लो, कंप्लीट हो जाएगा सेंटेंस. बोथ these conditions have to be proved. Both these conditions have to be proved. Both these conditions have to be proved simultaneously. Both these conditions have to be proved simultaneously. एक साथ दोनों कंडीशन को प्रूफ करना पड़ेगा, किसी एक कंडीशन को प्रूफ कर कर काम नहीं चलेगा. बताइए, अब ये क्लियर, सेक्शन 21 का क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लियर आपको? सेक्शन 21 का क्लॉज 2 क्लॉज 1 क्लियर? बताइए. ठीक है. ठीक है, अब देखो, अब ऑब्जेक्शन में और क्या क्या रह गया हमारा. अब मैंने आपको ये बताया, अभी एक मिनट रुक जाओ, मैंने आपको ये बताया कि किसी ऐसे कोर्ट ने आपके सूट को ट्राई किया है जिसके पास टेरिटोरियल और पेक्यूनरी जुरिस्डिक्शन में से कोई एक जुरिस्डिक्शन नहीं है. ट्राई कर दिया, डिग्री पास कर दी, उसके बाद डिग्री को लेके आप अपील में गए. अपील एपलेट कोर्ट से कह रहे हो डिग्री को वॉइड कर दो क्योंकि इनके पास लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन थी. एपलेट कोर्ट कहेगा ठीक है, आप पहले ये प्रूव करो कि आप ट्रायल कोर्ट में आपने इस बात पर ऑब्जेक्शन उठा दिया था एट द अर्लीस्ट. इसके साथ साथ मतलब सेटलमेंट ऑफ इशू तक या उससे पहले आपने ऑब्जेक्शन उठा दिया था, और लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन की वजह से कहीं ना कहीं फेलियर ऑफ जस्टिस हुआ है. अगर ये दोनों चीजें प्रूफ हो गई तो हम डिग्री को क्या कर देंगे, वॉइड कर देंगे. क्लियर. एक सवाल ये बनता है कि अगर मान के चलो डिफेंडेंट ऑब्जेक्शन उठाए आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ इशू, अगर अगर ऑब्जेक्शन उठाए आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ इशू, तो उस केस में क्या होगा, एपलेट कोर्ट क्या कहेगा. ठीक है, ये देखने वाली बात है.
अगर डिक्री प्लेंटिफ के अगेंस्ट आया तो फिर तो टेरिटोरियल, फिर तो जुरिस्डिक्शन की बात ही नहीं आएगी ना। हाँ, क्योंकि खुद ही सूट लेके आया है वो, है ना, पहले वो खुद ही प्रूव कर चुका है, प्लेंट में लिख चुका है कि मैं क्यों यहाँ आ रहा हूँ। समझ गए? तो इस क्वेश्चन को कल करेंगे। इसी के साथ साथ इसमें अमेंडमेंट ऑफ प्लीडिंग, यानी ऑर्डर 6 रूल 17 का थोड़ा सा काम आएगा, है ना, वो करेंगे। उसके बाद तीसरे क्लॉज पे आएंगे इसके, है ना, जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री पर ऑब्जेक्शन लगाने की बात करेगा। He can test failure of justice can be only done after a degree is passed. चवन पासवान, किरण सिंह। अभी रुक जाओ, ठीक है। ये प्रकाश देव वाली तो बात की बात है, ये तो कुछ और आप बता रहे हो, मैं वो चीज नहीं पूछ रहा जो आप बता रहे हो। ठीक है, आप तो मुझे समझ में आ गया कि आप क्या बताना चाह रहे हैं। ठीक है, कि सेक्शन 21 अप्लाई होगा आफ्टर द डिग्री हैज बीन पास, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, है ना, क्योंकि ऑन मेरिट्स सुन के फेलियर ऑफ जस्टिस तभी आप प्रूव कर पाओगे जब डिग्री आ जाएगी। मैं ये समझता हूँ। ठीक है, ये चीज बात की बात, मैं इस पे बात नहीं कर रहा, मैं भी बात कर रहा हूँ केवल दूसरे दूसरे इशू पे, कि आपने ऑब्जेक्शन उठाया है, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन का ऑब्जेक्शन उठाया है आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ इशू। ठीक है, पर ट्रायल कोर्ट ने माना नहीं, डिग्री आ गई, डिग्री लेके आप अपील में गए, अपील में आप अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी पे ऑब्जेक्शन रेज तो आपने किया नहीं है, आफ्टर द सेटलमेंट ऑफ इशू किया है, तो इस केस में क्या होगा, ये मैं कल बताऊंगा। ठीक है, आप वाला भी चीज आएगी अभी। हाँ, 16D में चला जाएगा, 16D में। कोई बात नहीं, कल मैं ये कराऊंगा तब क्लियर हो जाएगा। सीआरपीसी बेटा मैंने पढ़ाया नहीं है कीर्ति यादव, मैंने बीएनएसएस कराया पेड में, तो आप पेड का एक्सेस अगर मांग लो मैनेजमेंट से, आपको पेड का बीएनएसएस का एक्सेस अगर दे पाए तो आपके लिए बेस्ट हो जाएगा वो बीएनएसएस। मतलब बीएनएसएस तो मैंने और ज्यादा मतलब बहुत अच्छा पढ़ाया है, आप देखना उसे, वो भी मतलब आपकी पर्पस फुलफिल हो जाएगा आपका। क्वेश्चन कोई बात नहीं, नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, कल इसे डील करना ही है हमें। ये स्कीम मैनेजमेंट बना सकता है बस, नाइमा नाजिम। ठीक है, मेरे हाथ में ये है ही नहीं, वरना मैं तो चाहता हूँ सारे मेजर पढ़ा दूं आपको। कोर्ट को पता वाली बात नहीं, अक्षता शुक्ला कोर्ट ये प्रिज्यूम करके चलेगा कि मुझ पे जुरिस्डिक्शन है, समझो इसको, कि मैंने आगे बताया था आपको पहले, कि कोर्ट को ये प्रिज्यूम करके चलना है कि मुझ पे जुरिस्डिक्शन है। ठीक है, और जुरिस्डिक्शन नहीं है ये अपोजिट पार्टी को प्रूफ करना पड़ेगा। हाँ, मतलब अब तो ट्रायल, मान लो ट्रायल चल रहा है तो आपको अपने पास के एविडेंस तो लाने पड़ेंगे। क्लियर, आप अपने पास के एविडेंस लेके आओ, आप वहीं पर केस जीतने का प्रयास करो, है ना, नहीं जीत पाते हो क्योंकि टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन दूसरे कोर्ट में था, इस वजह से नहीं जीत पाते हो, तब आप क्या करा लोगे, अपील में जाके डिग्री को वॉइड करा लोगे। आज डाउट सेशन क्यों होगा? अच्छा अब, हाँ अब डाउट तो चल ही रहे हैं। मैंने बताया ना अंकिता गुप्ता, मैंने लिखवाया भी, एट और बिफोर सेटलमेंट ऑफ इशू, सेटलमेंट ऑफ इशू तक मानी जाएगी अर्लीस्ट अपॉर्चुनिटी, ये मान के चलिए। अ, देखो ये तो एक तरह के मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये अलग अलग शब्दों के साथ अलग अलग संदर्भ में अलग अलग शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और लिटरल मीनिंग स्नेहा शर्मा में इसका, चलो देख के आपको बताता हूँ, बता दूंगा मतलब। प्रकाश देवाल बीएनएस का तो भी मैं लूंगा बेटा, मैं 2 संडे से ना बिल्कुल मैं बाहर
और देखो इस संडे भी मुझे बाहर जाना है, ऑफलाइन मीटअप है। ऑफलाइन मीटअप में आप आइएगा जरूर। ऑफलाइन मीटअप है तो ऑफलाइन मीटअप में जाना पड़ेगा। तो ये संडे भी मेरा जो है वहां जाएगा दिल्ली। बीएनएसएस पढ़ा है, बीएनएस पढ़ा है और अब सीबीसी पढ़ा रहा हूँ। अगला सब्जेक्ट वैसे मैंने बीएसए पढ़ाया, ताकि बीएसए मांगा है मैनेजमेंट से, ताकि तीनों क्रिमिनल लॉ एटलीस्ट मेरे पढ़ाए हुए हो जाएं। चलिए ठीक है। और क्या है? ठीक है। सर मैनेजमेंट आपको दोबारा भी सीआरपीसी दे देगी ना हमें? हाँ और क्या, वो तो मिलता रहेगा, कोई थोड़ी एक सब्जेक्ट पढ़ा दिया तो कभी पढ़ाएंगे नहीं। निखिल शर्मा मैंने भी मांगा है, मैंने भी मैनेजमेंट से बीएसए ही मांगा है। सर अब जो यूपी जुडिशरी लूसेंट काफी है। लूसेंट हो गई तो फिर तो यूपी क्या बिहार क्या, दोनों क्लियर हो जाएंगे सर। अगर कोई सब्जेक्ट कोई और टीचर पढ़ाए और हमें उस सब्जेक्ट की आपकी रिकॉर्डेड चाहिए, ये महक आपको वो मैनेजमेंट को बोलना पड़ेगा, वो शायद आपको प्रोवाइड करा दें। कॉन्स्टिट्यूशन तो मेरा पर्सनल फेवरेट है, मैं आपको बताऊं। अमर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। हाँ स्नेहा सोलंकी, हार्ड कॉपी भी मिलेगी, मटेरियल मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है फिर, आज तक का रिवाइज करिएगा। ऑब्जेक्शन टू जुरिस्डिक्शन सेक्शन 21 का क्लॉज 1 क्लॉज 2 आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, जो मैंने कराया वो अच्छे से रिवाइज करिएगा। कल मैं इसमें और डिटेल में जाऊंगा और इसका तीसरा क्लॉज और कराऊंगा, तो ऑब्जेक्शन आपका खत्म हो जाएगा। हाँ अक्षय श्रीवास्तव, वो भी कर लोगे तो भी जो है मतलब इनफ रहेगा वो। कॉन्स्टी के बारे में देखो, अगर आपको केवल पेपर पेपर से मतलब है ना, केवल पेपर पेपर से मतलब है तो लक्ष्मीकांत बेस्ट है। बट अगर आपको वो रीजनिंग पैदा करनी है, जजमेंट वाली, तो कम से कम आपको डीडी वसु अगर आप पढ़ोगे तो बढ़िया है। बट एकेडमिक्स के लिए बेसिक बुक्स जो होती है नरेंद्र कुमार, जेएन पांडे, इनमें से कोई आप देख सकते हो। आज 9 बजे, 9 बजे वो है, 9 बजे सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन एक्ट है। तो वो करने के लिए आ जाइएगा, 1 से 1.25 घंटे में पूरा एक्ट हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? तो यूट्यूब पर आना ना भूलें। शार्प 9 बजे, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, मैं आपका कंप्लीट कराऊंगा आज यूपी जुडिशरी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज यूट्यूब पर उस क्लास को कंप्लीट करिएगा। हाँ दोनों की पीपीटी दे रहा हूँ बस। आ, कल की क्लास में बीएनएस की पीपीटी नहीं जा पाई है, बाकी तो हर क्लास की पीपीटी मैं सीपीसी में भी देता हूँ और बीएनएस में। हर छा उतना काफी है बेटा, काफी नहीं और काफी से भी ज्यादा है। अगर क्लास नोट्स और बेरेक्ट रट लिए ना, क्लास नोट और बेरेक्ट तो कुछ मत पढ़ना, केवल क्लास नोट्स और बेरेक्ट के बेसिस पे चले जाना तो भी क्लियर हो जाएगा। राम जी बेटा, स्टे की सुविधा तो जो है आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि हमारा फंक्शन तो 2 घंटे का है, 2 से 4। चलिए ओके देन, थैंक यू सो मच, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं बीएनएस की क्लास में और फिर 9 बजे यूट्यूब पर। थैंक यू।